नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे जो बहुत ही चर्चा में ऑलरेडी है, स्मृति ईरानी। जी हाँ, ये स्मृति ईरानी वही हैं जो मशहूर हुई थी, सास भी कभी बहू थे सीरियल से, और वहाँ से वो उस शोहरत को हासिल करके उन्होंने जो जिस पायदान पे कदम रखा पॉलिटिक्स में, बहुत नाम कमाया, बड़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, पहली बार में ही बड़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बन गई थी। और एक उन्होंने ज़रूर बड़ा काम किया कि राहुल गांधी को उनके अमेठी गढ़ में हराया, जो कि मेरा ख्याल एक क्रेडिटेबल उनके क्रेडिट में सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज़ यही जाती है, और उसकी वजह से उनको और ज़्यादा शोहरत और इम्पोर्टेंस मिली पार्टी में। वजह और भी है उनको इम्पोर्टेंस मिलने की बीजेपी के अंदर, लेकिन हम उनमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज वो इतनी कंट्रोवर्सी में से कंट्रोवर्सी में पहले भी रही हैं, उनको डिग्री को लेकर के, क्योंकि वो देश की एजुकेशन मिनिस्टर थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, और पता ये लगा कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है। फिर बड़ा किस्सा चला और फिर उन्होंने कुछ क्लेम करे कि साहब वो जो है ये उनकी डिग्री है, लेकिन पता लगा कि वो डिग्री नहीं थी, वो तो सिर्फ उनके बीएससी के फर्स्ट ईयर का कागज था। तो बहरहाल वो कंट्रोवर्सी बनी रही, वो आज तक भी है, किसी को नहीं पता कि वो वाकई में ग्रेजुएट है कि नहीं है। वो अलग बात है, ग्रेजुएट होना हो, बड़ी जोरदार तरीके से बोलती हैं, और स्पेशली वो उनको गुस्सा तब आता है जब उनकी कोई बात, कोई सच एक्सपोज हो जाता है, और हाल में यही हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले सबसे पहले द वायर में ये स्टोरी छपी कि उनकी बेटी गोवा में एक बार चलाती हैं, और उस बार के का लाइसेंस किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो इस दुनिया में नहीं है, और वो भी, और जो जो उस व्यवसाय से, वो भी स्मृति ईरानी के परिवार के सदस्य हैं। और ये बात जब उजागर हुई, और जब कांग्रेस के दो लीडर्स जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने ये बात को रेज किया, तो स्मृति ईरानी बहुत लाल पीली हो गई। उन्होंने धमकी दी कि वो उनको कोर्ट ले जाएंगे, और शायद कोर्ट का यानी वकील का नोटिस भी उनको दे दिया है कि उन्होंने झूठ बोला उनकी। और बार बार उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा जोर दिया कि मेरी बेटी 18 साल की है, ओनली 18 ईयर्स, और उसके खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, सब झूठ है, बेबुनियाद है। और ये बातें इतनी ज्यादा चर्चा में आई हैं कि इन बातों के चर्चा में आने से और उनका गुस्सा दिखाने से और चीजें उजागर, और उसमें ये भी पता लगा कि जो बिल्डिंग है जिसमें वो बार उनकी बेटी चलाती है, बड़ा थ्राइविंग बार है, वो अच्छा बिजनेस है। गोवा तो आप जानते हैं, और वो इस ऐसे इलाके में है जो जहाँ विदेशी ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ हर तरीके का खान पान रहता है, जो जिसके बारे में बीजेपी नाम भी नहीं लेती है, जैसे बीफ और शराब तो बाहर की चीज ही है। तो बहरहाल, लेकिन वो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं बीजेपी लीडर्स के, वो यहाँ पे भी साफ साफ दिखते हैं। और गोवा में तो ये कल्चरल वो है, कोई देयर इज नो टैबू ऑन दीज थिंग्स, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ कल्चर है टू हैव बीफ या टू ड्रिंक। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है, और स्मृति ईरानी इत्तेफाक से नॉर्थ इंडिया की हैं, और बहुत गुण गाती हैं भारतीयता के, और बहुत ज्यादा संस्कृति की, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के रोल्स किए हैं सीरियल में, बहुत ही एक ट्रू हिंदू फैमिली की बहू दिखला करके जो सीरियल, तो वो इमेज, अपनी उस इमेज का उनको बड़ा फायदा भी मिला है, पॉलिटिक्स में भी बहुत फायदा मिला है। बहरहाल इस मुद्दे पे कि आज जो हम बात कर रहे हैं, उनके इस कंट्रोवर्शियल बार, उनकी बेटी के द्वारा चलाए जा रहे बार के बारे में, और इसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान, दो खास मेहमान गोवा से जुड़ रहे हैं, और उनमें हैं एक वहाँ के बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट एरीज रॉड्रिक्स, और साथ में वहाँ की एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो देश में कई जगह का अलग अलग बड़े अखबारों में काम करके अब गोवा में ही सेटल्ड है, और अभी भी वो वायर के लिए लिखती हैं, देविका सिकेरा। और साथ में हमारे रोज के साथी और मशहूर एंकर आलोक जोशी। तो आलोक, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, हम
इसमें हम आपके आने से पहले हम कुछ चीजें बता रहे थे जो ये जो कंट्रोवर्सी है, और हम चाह रहे थे कि कोई कांग्रेस पार्टी का भी मिल जाए, लेकिन कांग्रेस वाले अभी कोई तैयार नहीं हुए। कोई बात नहीं, बीजेपी ना तो बीजेपी वाला राजी हुआ आने को इसमें बोलने को कुछ, और बीजेपी बड़ी खामोश है इस बात पे। तो आलोक, हम आई वुड लाइक कि मिस्टर रॉड्रिक्स जो है, हम पहले ये लें जानकारी कि आपका क्या वो है, एंड यू आर फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी, मिस्टर रॉड्रिक्स। हाँ, Yeah, the whole give us controversy. throw a light on this whole affair. Since Yes, you are, yes, I mean, are you also involved with this case? yes. In fact, I had sought information under the Right to Information Act from the Okay. Excise Commissioner of Goa Okay. to the entire file notings of the issuance of this excise license, liquor license to this family-run restaurant, which is run by Smriti Irani's family. In fact, the perusal of those documents show that the liquor license given to this restaurant was totally illegal and not in accordance with law. Okay. और कब दिया गया था? Either it was done due to bribe. Any idea when was this? कब ये दिया गया था लाइसेंस? स्मृति ईरानी, The license दे दिया था January of 2021 में. अच्छा, And the manner in which it was given was totally illegal because the law in Goa is very clear. A bar license is given only to an existing restaurant. So you have to have a running restaurant, and only then can you get a bar license. So this license was given illegally. It was given in the name of one Mr. Anthony de Gama. Now, Mr. Anthony de Gama had given his Aadhaar card with a Bombay address. Now, the excise department wrote to the Goa police as usual, because they send a letter to the panchayat, they send a letter to the health department, they send a letter to the Goa police. So the Goa police responded back to the excise that this Anthony Gama does not live in Goa, that he lives in Mumbai. Now, the purpose for sending a letter to the police is to check on the antecedents of the person who is being given a bar license. So it was the duty of the excise. Mr. Rodrigues, normally इसका मतलब ये हुआ कि outsiders को license नहीं दिया जाता है, because otherwise how will they? Outsiders, insiders, इसका फर्क नहीं. But you need to do the police clearance that you don't have any bad antecedents. So it was a duty of the excise department to send this to the Bombay address, which was Villapalle address. So and it is very interesting to note that the Aadhaar card was sought by Mr. Anthony de Gama only in December 2020, just 2 weeks before he applied for this excise license. Now, so the license was given illegally, and with the application you are supposed to give certain documents. One of them is a license of a restaurant. Restaurant license is mandatory, so that was overlooked. Now Anthony Gama, while filing his application, had to give some affidavit. That affidavit also was not sworn in. He just signed on a stamp paper. So all these things were overlooked. Now it has come to light. Now after that license was issued in 2021. Now Mr. Gama passed away in June of 2021. Okay. May or June of 2021. Now this license was renewed this year in June 22 in the name of a dead person. So in the name of a dead person. So that is totally in violation of law. That is totally in violation of law. So that has been brought. But what about this restaurant? I am told that but restaurant is also there. No. Restaurant and the bar and restaurant started together. There was no restaurant. There was no restaurant when the bar license was issued. Okay, so that also was bypassed, and every rule book was bypassed.
every rule book possible. But now in the course of my investigation, other startling revelations have come to light. Now it has come to light that the entire construction and was done without any permissions of the panchayat. So that we'll just we'll just go into those details, Mr. Sikera, Mr. Rodriguez. I think in the meantime we will go to Devika Sikera, and Devika, आपसे भी हम जानना चाहेंगे. Would like to know what do you feel about it? You must have written about it, and how are things? How are people in Goa taking it? This kind of an outrage. Well, you know how it is. What has happened in Goa is that politicians who have outside politicians who have connections here seem to, just bypass all the rules. They've managed to do this time and time again. This won't be the first case. But what is shocking about this is that Smriti Irani actually tried to deny the facts, and the facts are there for everyone to see. If it hadn't been for the lawyer Iris Rodriguez, nobody would have known these facts. Well, Rodriguez has a reputation in Goa for pursuing a case to its very end, to its logical conclusion, and to being absolutely persistent. So it's our privilege to have him on the show today. Yes, right. And the other thing is that the RTI has helped him to get all the documents, and the documents are all authentic government documents that really showed up the fraud. So when these documents were already there in the public domain, to try and negate this, as Smriti Irani did, saying that it was not linked to her, because you see, now what has happened is that social media has become this beast that puts out so much data, and you cannot deny it when it is all there on, people being interviewed, her daughter being interviewed, admitting that, yes, this is the place I run. Yeah. So this is where, they were caught out, and they should have taken another route and said, okay, sorry, we've done something wrong. Maybe we can rectify this. But the issue has just gone on snowballing, because now Rodriguez has brought out more documents to show that the very construction is also illegal. So will the government... The other thing that is extremely interesting is, though Smriti Irani had a press conference, there's been complete radio silence on the issue from the BJP in Goa. Not one person from the BJP in Goa has spoken on this matter. Not the Panchayat Minister, Movin Gudino, who is extremely articulate, who's extremely vocal. He has not said anything, because this comes virtually under his jurisdiction as Panchayat Minister. He has issued no denial. He's not said the law will be pursued, etc. Nobody has said anything about it. Has the mainstream media carried anything on this? The way mainstream media has been working over the past few years. Yes, that is another thing that is surprising, except for the Wire and a lot of other online websites, etc. The mainstream media has only carried Smriti Irani's denial, except for the Telegraph, Calcutta, which did a very, very balanced story, showing up. So the mainstream media has been in this protective role, which it has now come to be known for. Very true, very true. Yes. One doesn't have any expectations also from the mainstream media, except for literally towing the line of the government. It's very unfortunate. But we'll go to Alok Joshi. Alok, आपने सुना इन दोनों को गोवा से कितनी जो स्थिति वहां बता रहे हैं, और जो कई रेवलेशंस हैं ये जो हम लोगों को जो नहीं भी पता थे. आपको क्या लगता है इसमें, और इसीलिए स्मृति ईरानी को इतना जो गुस्सा आ रहा है कि खुलासा हो गया? आप अनम्यूट कर लें आलोक, आप म्यूट है. दरअसल गुस्सा अपने आप में दिखाता है कि पीछे कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, वरना इतना गुस्सा नहीं आता है. और गुस्सा हालांकि आप कह सकते हैं कि उनका एक तरह का ट्रेडमार्क है, वो अनेक चीजों पे गुस्सा हो जाती हैं.
मुझे लगता है, देखिए, बार चलाना तो कोई गैरकानूनी काम नहीं है। आप बार चला सकते हैं, गोवा में है। और लोग चला सकते हैं, स्मृति ईरानी की बेटी भी चला सकती है। लेकिन अगर उस बार को चलाने का तरीका, उस बार का लाइसेंस लेने का तरीका, उसमें कुछ गड़बड़ी है और वो सामने आ रही हैं, तो फिर आपको बाकायदा उसका पॉइंट वाइज जवाब देना चाहिए, और ये जवाब स्मृति ईरानी से ज्यादा गोवा की सरकार को देना चाहिए, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या नहीं, और गड़बड़ है तो आपने क्या एक्शन लिया। अभी तक वहां क्या एक्शन हुआ मुझे नहीं पता है। वहां एक्शन ये हुआ कि रेस्टोरेंट बार जहां लिखा हुआ था उसके नीचे बार पर पट्टी चिपका दी गई, और उसके बाद ये यूथ कांग्रेस के लोग शायद गए और इन्होंने वो पट्टी हटा के नोच के दिखाई कि नहीं देखिए यहाँ बार लिखा हुआ है। इनका एक मेन्यू सर्कुलेट हुआ पूरे बाजार में कि इसमें बीफ बिक रहा है, हालांकि बाद में पता चला कि वो मेन्यू इनके रेस्टोरेंट का नहीं, किसी और जगह का था, वो किसी रेडिसन होटल के किसी रेस्टोरेंट का था। लेकिन इस रेस्टोरेंट में क्या बिक रहा है? गोवा में पोर्क भी बिकता है, बीफ भी बिकता है, बार भी होते हैं, और ये करने का अधिकार किसी को भी है, किसी केंद्रीय मंत्री के बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको नहीं करना चाहिए पब्लिक फिगर, जो रॉड्रिक साहब ने वहां खोद के जो कागज निकाले हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि तमाम तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है, बहुत सारे वायलेशन हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां की गई हैं, और अगर वो की गई हैं तो अब जो तकाजा ये है कि उसके खिलाफ एक्शन, या वो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए क्योंकि वो लाइसेंस गलत तरीके से दिया गया। अगर लाइसेंस सिर्फ एक चलते हुए रेस्टोरेंट को मिलता है तो बिना रेस्टोरेंट के वहां लाइसेंस कैसे दिया गया, एक ऐसे आदमी के नाम पे कैसे दिया गया जिसका आधार कार्ड मुंबई का लिख रहा है, और दूसरा आप एक मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस ले लेते हैं और मरे हुए आदमी के नाम रिन्यूअल कर दिया और रिन्यूअल करा दिया, और उसके बाद आप केंद्रीय मंत्री के तौर पे आप कहती हैं कि नहीं मेरी बेटी तो 18 साल की है, और उसके बारे में आप लोग इस तरह आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। और मुझे ये बात, दो जुड़ी हुई बातें नहीं है, लेकिन ये बात दोबारा लानी पड़ रही है मजबूरी में, कि इससे पहले आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर इसी तरह का बवाल हो चुका है। वहां भी आप जानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। संविधान में नहीं लिखा है कि ग्रेजुएट होना जरूरी है आपको मंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो बता दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। और ये बात मैं कहूं शरद जी, जब पहली बार स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मंत्री बनी थी, तमाम लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए कि इन्होंने इतना पढ़ा लिखा, इनको ऐसे क्यों बनाया गया। मैंने कहा, उस वक्त मेरा रिस्पॉन्स जो था वो ये था कि एक ऐसा इंसान जो बिना फॉर्मल एजुकेशन के एक किसी फील्ड में अपने को इतने मुकाम तक पहुंचाता है, अपनी वर्थ साबित करता है, मुझे लगता है अगर वो इस डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेगा तो वो शायद हमारे सिस्टम में फंडामेंटल चेंजेस लाने में की कैपेबिलिटी रखता है कि पूरे देश के बच्चों की लाइफ बदली जा सकती है अगर आप थोड़ा खुला दिमाग लेके काम करें। बजाय इसके आपने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ की नहीं वहां की डिग्री है, वहां का सर्टिफिकेट है, पता नहीं कौन कौन। 3 बार के चुनाव में 3 अलग अलग एफिडेविट। इसी तरह का किस्सा प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके हुआ। तो यहाँ भी जो बुनियादी सवाल हैं वो पूछे जाने चाहिए गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले क्या किया था, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, और आज की तारीख में जिन लोगों का काम है इसको देखना वो क्या कर रहे हैं। अगर ये लाइसेंस गलत तरीके से इशू हुआ है तो अभी तक आप इसको कैंसिल क्यों नहीं किया आपने? क्या किसी तरह की पेनल्टी फाइन लेके आपने उसको रेगुलराइज किया है? वो भी, अगर वो भी तरीका होता है, हो सकता है कोई ऐसा प्रोसेस हो, वो करके आप देखें ठीक है भाई इन पर ये इल्जाम था, इनके खिलाफ एक्शन हुआ है, हमने इनका लाइसेंस इतने दिन के लिए सस्पेंड किया, फिर इन्होंने पेनल्टी भरी, हमने इनको दे दिया है। लेकिन ये सब होने के बजाय आप उस पर पर्दा डालें, उसके सामने आप दूसरे सवाल उठाएं। और प्रॉब्लम क्या हो गई है सबसे बड़ी, बहुत सालों से पिछले आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता सोनिया गांधी को बार बाला कहकर पुकारते चले आ रहे हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि सोनिया गांधी कभी किसी बार में बार ट्रेनिंग करती थी या नहीं करती थी। विदेशों में बहुत प्रचलन है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कि बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हुए
रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, सुपरमार्केट की टिल पे बैठते हैं, अखबार बेचते हैं, वो अपना खर्चा कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। और बार वहां कोई ऐसी हमारे जैसे भारत की तरह का टैबू सब्जेक्ट नहीं है। जैसे वो गोवा में भी कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है बार, लेकिन बाकी भारत में है। इसलिए बार का नाम सुनते ही इंसान को लगने लगता है कुछ तो घपला है, गड़बड़ है। तो वो बार का इस्तेमाल इतना ज्यादा नारेबाजी के तौर पे किया गया है, मुझे लगता है वो और ज्यादा चुभ रहा है कि अरे कहीं ये घूम के हमारी, ये तीर हमारा ही घूम के हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो ये जो इशू बूमरैंग होने का डर है, ये ज्यादा बड़ा इनके लिए सरदर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से इतना हल्ला मच रहा है। और फिर उन्हें लगता है हम जहां बैठे हैं, जिस हैसियत में हैं, यहां हम सब कुछ दबा सकते हैं। हम, सरकार हमारी है, मीडिया हमारा है, कौन है जो सवाल उठाएगा? कांग्रेस पार्टी कुछ कहेगी, हम उसका जो जवाब देंगे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलेगा, जो इल्जाम लगेगा वो तो कोई दिखाने वाला नहीं है। अब उनको ये इस बात से काफी कष्ट होता है, मैं बता दूं कि ये रॉड्रिक्स साहब जैसे, देविका सिक्वेरा जैसे पत्रकार भी निकल आते हैं और वकील भी निकल आते हैं, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आयरिस रॉड्रिक्स साहब का क्या लेना देना है? उनको उस बार में हिस्सा नहीं चाहिए, उनको उस बार से कोई ऐसा नहीं कि वहां अपना रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं, और वो जहां कहीं सच्चाई बहुत गहराई में छिपी हुई हो उसको खोद के निकालते हैं। तो ये उन्होंने निकाला है। ऐसे में कष्ट बढ़ जाता है, और जब ये कष्ट बढ़ जाता है तो फिर इस डिस्पेंसेशन में ये कुछ इस तरह के तौर तरीकों पे आते हैं कि अब ये घूम के कोई दूसरा आरोप लगाएंगे, कोई इल्जाम लगाएंगे। हो सकता है कल को रॉड्रिक्स साहब के घर में पूछताछ शुरू हो जाए कि आपने घर के बाहर जो खंबा लगा है इसमें कितनी इरेगुलरिटी है, और हम आपका घर गिराएंगे। ये अगर इफ इट वाज उत्तर प्रदेश तो ये भी हो सकता था, बुलडोजर, यहाँ तो बुलडोजर चल जाता। मिस्टर रॉड्रिक्स, कमिंग बैक टू यू, जो है, इट इज सच अ ग्रेट थिंग दैट यू हैव डन. It's a great service to I think to the country and to this democracy, that there is somebody who has been able to dig out these facts about a person who preaches to the whole world. स्मृति ईरानी जानी जाती हैं कि सारी दुनिया को सरमन्स देने के लिए, और वो भारतीयता की सबसे बड़ी एम्बेसडर अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू बीन एबल टू डिग आउट। After obtaining all these documents under RTI and scrutinizing the documents, I have filed a complaint before the Excise Commissioner last week, Excise Commissioner of Goa. The Excise Commissioner of Goa has issued a show cause notice to this restaurant as to why the license should not be suspended. And the hearing of that show cause is fixed tomorrow morning at 11 o'clock. So that is as far as Excise Commissioner क्या कंप्लेंट दी है तो उसमें रिस्पॉन्ड किया है एक्साइज कमिश्नर? Yes, the complaint was filed with the Excise Commissioner with all these documents showing the fraudulent way in this excise license was issued. And the Excise Commissioner has issued the show cause notice last week, and the hearing, as I said, will be there tomorrow. Now there are three things. The first thing is the excise license itself is illegal. Then over the last few days, it has unraveled that the restaurant structure itself is illegal, and part of the restaurant, which part of the restaurant is in a field, in a tenanted field. So the law in Goa is you cannot be doing any construction or any activity in a tenanted field. So that has come to light yesterday, and the local panchayat has also informed me under the Right to Information Act that they have not given any permission whatsoever for the construction. Now, they must be having a system of naksha pass karana, and there must be certain laws, urban building laws. वो कुछ ही का कोई भी चीज सब कुछ बाईपास कर दिया, सब कुछ बाईपास किया. So in Goa, this is normal. You know, all these illegalities are going on by those who have power and authority. Now, illegalities in Goa are on two counts. One, either due to bribery or due to political influence. And in this case, I'm sure it is due to political influence. Now, Smriti Irani is a lawmaker.
and the last person who should break the law is a lawmaker. लेकिन मैं स्मृति ईरानी को शाबाशी देता हूं कि स्मृति ईरानी comes from a very communal party, which is the BJP, but her restaurant is very secular. It serves pork, it serves beef, and it serves all the alcohol that you need. So on that count, I say hats off to Smriti Irani. Really, she deserves. She should be given a medal for that. Anyway, but अभी तो ये जो इनका claim है, Mr. Rodrigues, जो इनका claim है कि उनको कुछ नहीं उससे लेना देना, she has nothing to do with it. And now, have you been able to bring out documents which establish her direct connection or indirect connection with this property? No. I have from day one. I have not said that they own the property. I said that they run the restaurant and the family, the Smriti Irani's family, and I stand by it. That because there is enough evidence in cyberspace and enough evidence here. The whole of Goa knows, the whole of that village of Asagaon knows that her husband, Zubin, has been there once or twice a week, every week monitoring the thing. They are running it. So, in fact, I agree with Devika. It was her duty. If she wanted to act like a statesman, she should have agreed to this. Instead of having that press briefing, I watched her press briefing. She made that statement in Hindi and then repeated that statement in English and just walked out of the press briefing without taking any questions. So when you have a press briefing, it is understood that you should be ready to take questions. And she has threatened the Congress party with legal proceedings. I dare her to send any legal notice to me, so she would get what she deserves. Really, and these days, they don't believe in taking questions in the BJP dispensation. For them, arrogance and intimidation is their biggest virtue, they think. Yes, sir, but see, if you do not want to take questions, you could have just issued a press statement or a handout. Okay, it is courtesy when you address the press that you should be able and ready to answer questions from the press. In fact, that is an insult on the journalist that you just make a statement and walk out of the press briefing. That is unheard of. But under BJP, it has become a norm. It's become the norm. बिल्कुल ठीक आपने कहा कि स्मृति ईरानी जो हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरीके से उन्होंने बदतमीजी के लिए तो नोन है वो कि बददिमागी के लिए और बदतमीजी के तरह से बात करने के लिए तो बहुत वेल नोन है वो और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से उन्होंने बिना सवाल लिए वो वहां से चली गई ये भी कोई अनयूजुअल बात नहीं है उनके लिए और शायद वजह उसकी ये भी है हम दर्शकों के लिए बताना चाह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि मीडिया जब मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ है उनकी जेब में है जो चाहे वो छपेगा जो नहीं चाहे वो नहीं छपेगा और ये आप देख भी रहे हैं कि अलावा सोशल मीडिया के और ये इस तरीके के जो पोर्टल्स हैं वायर जैसे पोर्टल्स या सिर्फ अकेला टेलीग्राफ अखबार है जिसमें कि छपा बाकी कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है एंड दैट इज व्हाई देविका कमिंग बैक टू यू Now, in all this, what is the how do the Goans take it? And is the bar continuing to run even today? There is no, apart from the fact what Alok told us that they put some kind of a covering over the word bar. How is it being taken there? Down. Can you please unmute yourself? Yeah. Okay. Yeah, now you are audible. Yes. Okay. Go ahead. So what I'm saying is I'm not sure if the bar is still running or if they've sort of on their own shut it down till this whole controversy dies down. But, this case has come at a time when the Town and Country Planning Minister of Goa, Vishwajit Rane, who is virtually the number 2 in the government, has been on a mission to unearth illegal sale deeds, to unearth land grabs. So he has come up, his department has come up with this report of 92 properties, and a lot of them are in the same village of Asagaon.
have been virtually grabbed by people and of original owners. Some of them live abroad, some of them may be living in Bombay or etc. So in this particular case of which Mr. Rane is sort of directing, it is targeted against the uh, the Congress opposition leader Michael Lobo, because Oh, Michael Lobo yes. was previously in the BJP and he came into the Congress. So it started out as that. But this whole thing has blown up in the face of the BJP, which has been exposed by this very case. And it's Goa has become a real target for land sharks and people, and a lot of them are politicians who are just buying up land left, right, and center in Goa, and the local people are being displaced. So there is a lot of angst and a lot of resentment that people are becoming sort of marginalized. The original people from Owners. Goa being marginalized. They can no longer afford to buy properties in their own state, and it's like there's this huge influx of people from other states, but there's also a huge influx of very rich Indians just grabbing property, and a lot of them are in such a hurry that they find themselves lawyers who are willing to make these deals in the gray, literally. So just yesterday, I think 3 people were arrested. They were from Karnataka. They were land dealers. Someone was something. They just identify a property, change the documents with the collusion of people within the government. So you can see there is a lot of resentment locally that people with influence, politicians with connections are getting their work done through whoever is in power at the moment. But Divika, is it? May I ask you the question in Hindi? You can answer in English. कि क्या ये भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि within the ruling BJP, is there some element which feels embarrassed and which is because अभी तक silence है, but क्या internally कुछ ऐसा चल रहा है कि that they would like to raise this issue and they are unhappy with what Smriti Irani has done and the fact that she's getting away with murder? Yeah, the thing is that embarrassment is a thing that doesn't apply to politicians. If they're not embarrassed to just switch parties, when they've been voted in one party, overnight they Right. switch to another. So I don't think they feel any shame. They are just so happy to be in power and to be able to themselves get protection for themselves, because a lot of these people who moved over from the Congress to the BJP had cases on them. So Right, those right. cases have vanished. And now recently there was a move again for people like Michael Lobo, who is the Congress I know. CLP leader, to move to the BJP. And that To is the just BJP, yes. so he can get under their umbrella of protection, and have no cases against him. So that's how politics has become in India under the BJP. If you are with me, you're safe. If you're You not are with safe. me, you might be targeted. You're That's absolutely the- clean. If you are with me, you are absolutely clean. And if you are with somebody else, then you are the biggest shark on earth. That's That right. is how it goes. And it's very, very unfortunate. But what I was wondering that do you see any possibility of any note of dissent emerging from within the BJP against this act? Because as you said, that this minister who is running a mission, a campaign against illegal acquisition of land and the similar things like what Smriti has done. Do you think there could be a possibility of something emerging from within itself? Otherwise, it is being given this color of Congress versus BJP. I doubt it. I think Smriti Irani's fate rests directly in the hands of the Prime Minister. That's It right. just depends on whether he wants her to keep her going in, or for some reason he wants to get her out. I doubt that any of this will stick on her.
so long as राइट, she's राइट। in favor of the people who run the party. नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। आलोक, सबको मालूम है कि स्मृति ईरानी कितनी ज़्यादा प्रिविलेज्ड लिस्ट में हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो ऐसी सूरत में ये भी उम्मीद करना कि फ्रॉम विदिन द बीजेपी कोई आवाज़ उठे गोवा में भी उनके इस कारनामे के खिलाफ। तो ऐसी सूरत में आपको क्या दिखता है आगे क्या होगा या कुछ नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है देखिए जो अभी रॉड्रिक्स साहब ने बताया है, जिस तरह से एक्शन अगर शुरू हो रहा है, सुनवाई हो रही है, तो जो अधिकारी अपनी जिन कुर्सियों पे बैठे हैं और उनको अगर कागज पूरे नहीं मिलते हैं, तो जो बेसिक काम है वो कायदे से तो उनको करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हो सकता है कि अभी वहाँ कानून में कोई पेंच ढूँढ के निकाला जाए और हाँ, कहा हाँ, जाए कि नहीं साहब ये एक रास्ता है, इनको एक एग्ज़िट एस्केप दिया जा रूट, सकता है, एस्केप रूट। एस्केप रूट मिल सकता है कि इन्होंने इतना इन पर हम इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं, इनसे इतना फाइन ले लेंगे और लेकिन इतने सारे वहाँ वायलेशंस हैं, एक हो तो कहिए कि साहब बार का लाइसेंस गलत, वो रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन गलत, उसके बाद वो टेनेंटेड लैंड पर कंस्ट्रक्शन वो गलत। तो अभी आप जिस वक़्त बात कर रहे थे तो मैंने देखा ज़ोमैटो पे मैंने इस रेस्टोरेंट का मेन्यू अच्छा, ढूँढने की अच्छा। कोशिश की, तो उसमें हाँ, हाँ। लिखा है साहब फिलहाल क्लोज़ फॉर डिलीवरी है, डिलीवरी नहीं कर रहे हैं और जो ओह! बाकी डाइनिंग इन मेन्यू है उसमें खाने का सामान भी है और बार मेन्यू भी खुला हुआ है। लेकिन क्या अब वो वहाँ जाकर पता चलता है, कोई वहाँ पहुँचेगा तो जान पाएगा खुला है या नहीं खुला है। आज हाँ, हाँ, आज हाँ, हाँ। खुला है रेस्टोरेंट कि नहीं खुला है, किन लोगों को घुसने दे रहे हैं, किन लोगों को कह दे रहे हैं नहीं साहब हमारा फिलहाल बंद है, ये तो वहाँ हाँ, लोकेशन पर ही पता चल सकता है। राइट, लेकिन राइट, राइट। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और बीजेपी के गोवा में जो लोग हैं, वो हो सकता है खुल के सामने इस तरह से डिसेंट के लिए ना आए, हाँ, लेकिन वो बचाव के लिए आएँगे इसमें भी पूरा शक है। क्योंकि कोई आखिरकार उनको वहाँ पॉलिटिक्स करनी है, वहाँ चुनाव लड़ना है, वो एक ऐसे मामले में क्यों उलझना चाहेंगे? और गोवा जैसी जगह में जहाँ लोकल और आउटसाइडर का मसला बड़ा गंभीर है। मेरे कुछ ऐसे एनकाउंटर्स हैं वहाँ, कुछ मेरे मित्रों के साथ कुछ किस्से हुए, जिसके बाद वहाँ लोग कहते हैं भाई बाकी सब कर लो। उन लोकल आदमी से झगड़ा अगर कर लिया बाहर वाले ने, तो फिर बचाना बड़ा मुश्किल है, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हाँ, अपनी तरफ से कोई मौका मत दीजिए। कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तब कहिए तो हम सामने वालों को समझा देंगे। लेकिन हुँ, यहाँ लोग आम तौर पे प्रेम से रहते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके लिए परेशानी खड़ी करो किसी भी वजह से, तो उसके हाँ, बाद मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में वो पॉलिटिक्स कैसे करेगा आदमी जिसका इससे कोई लेना-देना है नहीं, उसको यहाँ से कोई हिस्सा मिलता नहीं है रेस्टोरेंट से। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ, ये इतने बड़े आदमी का रेस्टोरेंट है कि जिसमें से आपको जो नॉर्मल पॉलिटिशियंस को अलग-अलग जगहों से जो हफ्ता मिलता है, वो भी यहाँ मिलने का सवाल नहीं उठता है। इसके बाद वो किस चीज़ के लिए आपके साथ खड़ा होगा? और हाँ, सामने वाली पार्टी के लोग पूरे दम के साथ सामने खड़े होंगे, वो पूरा ज़ोर लगाएँगे, क्योंकि अब उन्हें दिख गया है कि ये कोई छोटा रेस्टोरेंट, कोई छोटे व्यापारी का मामला नहीं है। आप जैसे ही इस रेस्टोरेंट पर हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं, तो ये सीधे एक केंद्रीय मंत्री और पूरी सरकार पे निशाना बनता है। इसलिए ऑपोज़िशन अपनी तरफ से पूरा दम लगाएगा और बीजेपी जो अभी तक आप देख रहे हैं कि सबके मुँह सिले हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बोल इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी ना होती इस किस्से में, तो अब तक इतना हंगामा हो चुका था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि वो हाँ, अभी जो मैंने पहले बताया, रोड्रिक्स साहब के यहाँ बुलडोज़र खड़ा होना या वो नहीं, इनके बारे में तमाम तरह के किस्से निकल आए होते कि रोड्रिक्स साहब दरअसल वकील नहीं है, ये इससे पहले वो करते थे, इनके खानदान के 3 रेस्टोरेंट चलते हैं, ये तो आसा गाँव में असल में ज़मीन लेना चाहते हैं, जिस ज़मीन में रेस्टोरेंट है, उस पर इनकी ये सारी कहानी खुल के आ गई होती, अगर इसमें ज़रा भी गुंजाइश होती। अब तक ये बहुत आसानी से ये यूँ नहीं चल रहा होता कि हम लोग बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। वो है, इसका मतलब है कि गड़बड़ी है और गड़बड़ी थोड़ी गहरी है, गंभीर है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव में है। कोशिश सरकार के अंदर से चल रही होगी कि कुछ करो, बिल्कुल, किसी तरह लीपापोती करो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल आप पार्टी में कोई निकल के आ जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा कि नहीं साहब ये बंद करो और ठीक नहीं है। ये फ़िलहाल मुझे इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि अभी वहाँ सामने कोई चुनाव भी तो नहीं है। ऐसा हाँ, चुनाव जिसमें किसी लोकल लीडर का स्टेक हो। जब कुछ नहीं है, तो मैं फिर बिना मतलब यहाँ अपनी सेंट्रल लीडरशिप को क्यों नाराज़ करता फिरूँ?
अभी मेरे तो पास सारी अभी यही टाइम कोशिश होगी किसी तरीके से ये प्रूव करने किसी की तरह से कि इस मामले स्मृति को ईरानी ठंडा। के बेटी का कनेक्शन हाँ, नहीं है। जी। अभी तो पूरा यही प्रयास होगा। हमारे साथ ताहिरा हसन जी जुड़ गई, इनका कनेक्शन नहीं लग रहा था। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम लखनऊ। और इनसे मैं इसलिए इनको मैंने बुलाया था कि ताहिरा जी ये बताएं, स्मृति ईरानी बहुत महिलाओं की बहुत बात करती हैं, राष्ट्रीयता की बहुत बात करती हैं, और सरमन्स देने में तो खैर उनका जवाब ही नहीं है। तो शायद उनकी ट्रेनिंग भी इसी रही है एज एन एक्ट्रेस, जो है उन्होंने जो रोल प्ले किया था जिसकी वजह से उनको शोहरत हासिल हुई थी, तो वही अभी भी वही अभिनय उनका चलता रहता है। तो ऐसी सूरत में जब आज वो कॉर्नर हो गई है और ये सामने प्रूव हो गया है, हमारे साथ ये रॉड्रिक साहब हैं जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स डिग आउट किए हैं आरटीआई में, जिससे एस्टैब्लिश हो गया है कि ये इनकी बेटी ही चलाती हैं और इनके बाकी परिवार के सदस्य उसको मैनेज करते हैं। प्रॉपर्टी किसी और की थी, और लाइसेंस भी जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसे शख्स के नाम था जो गोवा में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मुंबई में था, और लाइसेंस इशू होने के कुछ ही महीने बाद उनका इंतकाल हो गया वो, और उसके बावजूद भी लाइसेंस का रिन्यूअल उसी शख्स के नाम से हुआ। तो ताहिरा जी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा इस पर। नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसे स्मृति ईरानी महिलाओं के मुद्दों पे बहुत मुखर रहती हैं, बोलती हैं, लेकिन आप देखिए जब भी वो बोलती हैं महिलाओं के मुद्दों पर भी, तो उनकी हिपोक्रेसी सामने दिखती है। वो बहुत सेलेक्टिव होती हैं। वो अपनी पार्टी का जब कोई इशू होता है तो बोलती हैं, अदरवाइज जैसे सबरीमला में महिलाओं की बात थी कि उनके जाने की बात थी, और ये बात थी कि महिलाएं जो हैं वो जब माहवारी हो तो ना जाएं, ये वो, तो उस पर सभी एक्टिविस्ट बोल रहे थे कैसी बेवकूफी की बात है। वहां पे स्मृति ईरानी एक अजीब सा स्टेटमेंट लेके आ गई थी कि आप क्या ड्राइंग रूम में किसी के जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। अगर ये पुराना उनका स्टेटमेंट है जो बहुत बेजार स्टेटमेंट था। तो ये वो महिलाओं का, मुझे नहीं लगता कि वो महिलाओं के लिए उनके के ऊपर के मुद्दों पे मुखर रही हैं, बल्कि वो पार्टी का कहाँ क्या कहना है ये उस हिसाब से चलती हैं। और यहाँ पे जो मुझे मैंने देखा उसमें यही है कि जो इनकी बेटी का रेस्टोरेंट है जिसका लाइसेंस रिन्यू हुआ, उस आदमी के नाम में हुआ, उस व्यक्ति के नाम पे हुआ जो 13 महीने पहले मर चुका था। तो ये पूरा जो चीज है, इस पे अगर ऐसा नहीं है तो उनको निकल के आके वो प्रोड्यूस करने चाहिए पेपर सारे कि नहीं उनके नाम से है, ये उस आदमी के नाम से नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं है। एक तो और ये चीज जाहिर है है ताहिरा जी, एक चीज और है जी कि वो आजकल उन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिन लोगों ने इस चीज को उजागर किया था, पवन खेड़ा और जी जयराम रमेश, तो उन्होंने बार बार इस बात की दलील देने की कोशिश करी कि मेरी 18 साल की बेटी, मेरी 18 साल की बेटी, बड़ा मेलो ड्रामा। 18 साल की, 18 हाँ, साल में तो वोट देने का अधिकार भी हो जाता है। नहीं 7 साल की बेटी, 18 साल की बेटी जो है वो देश में वो वोट देने का उसको अधिकार है, जैसा आपने कहा। तो 18 साल की बेटी को इस काबिल समझा जाता है कि वो वोट दे, वो अपना साथी चुन सकती है, वो इस काबिल है कि अपने डिसीजंस खुद ले। तो 18 साल की बेटी ने ये डिसीजन लिया कि उसने एक जो आदमी नहीं जिंदा है उसके ऊपर लाइसेंस रिन्यू करा लिया। तो इसके लिए तो स्मृति ईरानी जो है वो पूरा, जैसे मेलोड्रामा आपने कहा, जाहिर है सास भी कभी बहू में वो करती रही हैं, तो उसी को यहाँ पे इस पटल पे करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है। यही वजह है, आप शरद जी देखिए कि अभी तक इस बात के लिए वो कोई पुख्ता प्रूफ दे नहीं पाई हैं, सिर्फ अभी बात चल रही है और बार बार कह रही है आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर, ये वो इस तरह की बातें कह रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही हैं कि ये जो इरेगुलरिटीज है, जो लाइसेंस रिन्यू हुए हैं, कई बार रिन्यू हुए हैं बिना, मतलब लीगल उसका एस्पेक्ट नहीं सही नहीं है। अभी तो एक ही बार हुआ है। अच्छा, तो उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो सही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वो आके उनको बात करनी जो है। रॉड्रिक साहब वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी इलीगल है, बार भी इलीगल है, और जिस तरीके का जहाँ वो जो लैंड का इस्तेमाल किया गया वो भी इलीगल है। तो अब देखें इसमें बीजेपी अभी तक तो साइलेंस है, क्योंकि उनके पास शायद डिफेंस में कुछ है नहीं।
लेकिन Mr. Rodrigues, as we suspect that they could be still trying to fish out something which could go in our favor, and which that's how the government works, to find some escape route. Do you think it is possible to find an escape route, or it is just a foolproof case against her and her daughter? Your final comment, Mr. Rodrigues. You have to unmute yourself, please. आप unmute कर लीजिए. No, I can't hear you, Mr. Rodrigues. Yeah, please. Okay. As I see this case today, the case is more than foolproof, and they will not be able to come up with any exit route. Now, the excise commissioner has served the notice on the premises. So whoever is running the premises has to appear tomorrow at 11 o'clock before the excise commissioner, because the excise commissioner's notice is very clear. Okay, and now with all this further information now that the structure is illegal and there was no construction license and whatever, so they are caught from all angles, and I don't see any exit route. The only thing for them is to suicide in this case. But Mr. Rodrigues, I was just wondering that do you think that the excise commissioner can also take under the law take cognizance of the fact कि building का construction भी illegal है? क्या excise commissioner के दायरे में आता है? Yes, because one of the documents given by that applicant in his letter, he has said that the premises is legal. So if the construction is illegal, see, because as per rule, when you make an application for a bar license, the excise inspector of that area has to personally inspect the place and submit a report that there was an existing restaurant, all that, So nothing of that is part of the records. So the excise license is absolutely illegal. So now that the show cause is given to them, they cannot push the buck on somebody else. Somebody would have to show up tomorrow at 11 o'clock and explain, So I don't see any excise, and the excise commissioner in Goa now, Mr. Narayan Gad, is known to be a very upright officer, no nonsense officer. In fact, I was told by some sources that last week they were trying to transfer him out from there, but currently we are having the code of conduct, because Goa is going to the panchayat polls on 10th of August. So while the code of conduct is there, no officer can be transferred. So, so for tomorrow's hearing. Is it in the aftermath of this controversy that he was likely to be transferred? Yes. I heard from my sources that because he was sought to be transferred, but they have not done it because they cannot do it, because they need the clearance of the state election commissioner, since the code of conduct is in force. Thank you so much, Mr. Rodrigues. Hats off to you and to this excise commissioner. And I'm really grateful to Devika Sikera as well as Tahira and Alok Joshi for having participated in this program. It is very evident now कि ये मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक फुल प्रूफ केस है स्मृति ईरानी की बेटी के अगेंस्ट। और स्मृति ईरानी जो अपने आप को बहुत ही राष्ट्रवादी और बहुत ही क्लीन इमेज वाली दिखाने का प्रयास करती हैं, साफ सुथरी इमेज, उस पे अब एक ऐसा दाग लगा है जिसको वो आसानी से मिटा ना पाएंगे, चाहे वो कितना प्रयास कर लें, कितना गुस्सा दिखा लें, और बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।